इतिहास में गुप्त वंश का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में गुप्त काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुप्त काल के बारे में आइए जानते हैं। गुप्त कुषाण के सामंत थे। कुषाण वही उन्होंने शक संवत की स्थापना किया था, चलाया था। वही शक संवत जिसको भारत सरकार अभी अपनाया हुआ है। 1957 में शक संवत को भारत सरकार ने अपनाया था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ था। 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत का स्थापना किया था। तो इन्हीं के सामंत थे गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। प्रथम शासक घटोत्कच को माना जाता है। घटोत्कच 275 या 300 से 319 ईस्वी तक शासन किया था। श्रीगुप्त 240 से 275 ईस्वी तक शासन किया था। इनके बारे में उतना प्रश्न नहीं आते हैं। सिर्फ यहाँ संस्थापक आप जान लीजिए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इनके सबसे पहले प्रतापी शासक थे। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 या 320 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। और यह चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319 और 320 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, यहाँ आपको प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो ईस्वी और ईसा पूर्व दिया हुआ रहेगा। तो आप ध्यान देंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था, गुप्त संवत। और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण किया था। सर्वप्रथम चांदी का सिक्का, जिसको गुप्त काल में रजत सिक्का कहा जाता था, सिक्का चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही राजा रानी प्रकार का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि किस गुप्त शासक ने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया था, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ही थे। एक तरफ राजा रानी का चित्र होता था और दूसरी तरफ सिंह वाहिनी माँ दुर्गा देवी का चित्र होता था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और वैशाली पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। क्षेत्र साम्राज्य विस्तार के क्रम में इन्होंने वैवाहिक नीति को अपनाया और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया और अपना साम्राज्य को विस्तृत किया। अब इसके बाद सबसे प्रतापी शासक जो आता है वो समुद्रगुप्त आता है। प्रतापी शासक में समुद्रगुप्त आता है। ये 335 से 375 ईस्वी में तक शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था। ये समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ये 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया। इनका हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख यहीं से मिलता है। हरिसेन कौन था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसका मंत्री भी था। हरिसेन आप पढ़ चुके हैं। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता घोषित किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B.A. स्मिथ नामक इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये कहा था कौन? इतिहासकार B.S. स्मिथ ने। गुप्त काल में पूर्व भारत की महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्ति थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि पूर्व की जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थी, व्यापार जो होता था, वो कौन सा? महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। उस पर आधिपत्य कायम किया था समुद्रगुप्त ने। श्रीलंका के शासक जो मेघवर्मन थे, समुद्रगुप्त की अनुमति से गया में 172 फीट का बौद्ध मंदिर बनवाया। मेघवर्मन याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पूर्व एशिया के शक और कुषाण को पराजित किया था। विजय उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त विद्वान थे, इसलिए कविराज कहलाते थे। तो समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का ऐसा शासक था जो कविराज कहलाते थे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पूछे जाते हैं कि
कौन कविराज कहलाते थे? तो वो समुद्रगुप्त थे और ये संगीतज्ञ भी थे। सिक्कों पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को ही दिखाया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त धर्मनिष्ठ भी थे, इसलिए इन्हें धर्म का प्राचीर कहा गया है। समुद्रगुप्त के समय ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, ब्राह्मण धर्म को बहुत ही बढ़ावा मिला और वैष्णव धर्म मानने वाले मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, उनके भक्त थे। एरन अभिलेख में इनकी तुलना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरन अभिलेख समुद्रगुप्त की तुलना रघु से की गई है, रघु से की गई है। अब आगे आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया। यह समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त काल अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब ये इस समय अपने चरम सीमा पर था डेवलपमेंट के, अपना साम्राज्य का उच्चतम शिखर पर पहुंच गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन से किया था। रुद्रसेन मध्य भारत का शासक था। चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा गुप्त शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त का बेटा। चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में कालिदास, अमर सिंह जैसे महान रचनाकार रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का चलाया था। इसके बाद कुमारगुप्त प्रतापी गुप्त शासक हुआ, जिसे महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। ये 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किया। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार की मुद्रा भी चलाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमारगुप्त को ही जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया? तो कुमारगुप्त ने किया था। इसके बाद इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं, स्कंदगुप्त आता है जो शक्रादित्य भी कहलाता है। बहुत बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा गुप्त शासक शक्रादित्य कहलाते हैं? तो वो स्कंदगुप्त हैं, कुमारगुप्त का बेटा। वो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। इन्होंने हुनों के आक्रमण को क्या किया? स्कंदगुप्त के समय बहुत आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को असफल कर दिया था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वनडे एग्जाम में तो ये प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। एरन अभिलेख भानुगुप्त का है, जिसमें गोपराज भानु का मित्र का वर्णन है, जिसमें गोपराज का युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उसकी पत्नी का अग्नि में जल कर सती होने का प्रमाण मिलता है। तो आप ही पे जान लीजिए कि एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ किया गया है? तो वो एरन अभिलेख में ही किया गया है। अब गुप्त वंश के प्रशासनिक इकाई के बारे में पढ़ते हैं। प्रशासनिक इकाई और अधिकारी, जो देश होता था वो गुप्त के देश का जो मुख्य अधिकारी होता था वो गोपना कहलाता था। भुक्ति का जो अधिकारी होता था उपरी कहलाता था। विषय का विषयपति, पेट का पेटपति, ग्राम का ग्रामपति कहलाता था। पुलिस विभाग के मूल अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। साधारण अधिकारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ये इम्पोर्टेंट है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम सभा को ग्रामिक कहा जाता था। भू राजस्व का दर 1/4 से 1/6 हुआ करता था। सिंचाई कर 2 प्रकार की थी, रहट कर और घंटी यंत्र दोनों के लिए लगता था। वैश्या प्रथा भी प्रचलित थी। वैश्या को गणिका कहा जाता था
और जो बूढ़ी वेश्या होती थी, वृद्ध वेश्या होती थी, उसको कुट्टी कहा जाता था। यहाँ से बीपीएससी जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और गुप्त वंश का जो मुख्य धर्म था वो वैष्णव धर्म था। और गुप्त वंश का चिन्ह भी पूछ लिया जाता है, तो ये चिन्ह गरुड़ है। और गुप्त वंश की भाषा भी पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। गुप्त वंश की भाषा क्या थी? तो वो संस्कृत भाषा थी। और गुप्त वंश में जो सिक्का चलाया गया था, सोने के सिक्का को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्का को रूपक कहा जाता था। सोने के सिक्का को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्का को रूपक कहा जाता था।